हेलो स्टूडेंट, आप कैसे हैं। आज आप लोग को हम बताएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ही वीवीआई है ना। प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट में बहुत लोग का क्वेश्चन में दिक्कत होता है स्टूडेंट को, इसलिए इसको अच्छे से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बहुत, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखते हैं पहला प्रॉपर्टी नंबर वन। प्रॉपर्टी नंबर वन का पहला देखिएगा क्या है प्रॉपर्टी, इसमें लिखेंगे इफ इंटरचेंजिंग row and column, then value of determinant determinants will be same, ठीक है ना। क्या क्वेश्चन कह रहा है क्या प्रॉपर्टी नंबर वन कि इफ इंटरचेंजिंग रो एंड कॉलम देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी सेम, यानी अगर कोई डिटर्मिनेंट का रो कॉलम में इंटरचेंज कर देते हैं, जैसे या तो देखिए ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ समझा देते हैं आपको। मान लेते हैं कोई अगर डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, ठीक है, जैसे ये आपका है A1 B1 और ये C1 है, ये है आपका A2 B2 और ये C2, ये आपका है A3, ये है आपका B3 और ये आपका है C3। तो क्या कर रहा है, इंटरचेंजिंग रो एंड कॉलम, यानी कि जो रो है उसको कॉलम में कर दीजिए और जो कॉलम है उसको रो में कर दीजिए। जैसे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम कर लेते हैं और सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में डाल देंगे और थर्ड रो को थर्ड कॉलम में डाल देंगे। तो यहाँ से क्या होगा, देन इंटरचेंजिंग नया जो डिटर्मिनेंट मान लेते हैं डेल्टा डैश। तो जो रो है फर्स्ट रो उसको फर्स्ट कॉलम कर लेते हैं, यानी A1, ये आपका हो जाएगा B1 और ये C1। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में ले आते हैं A2 और ये आपका है B2 और ये आपका है C2। थर्ड रो को थर्ड कॉलम में ले आते हैं A3, ये आपका हो जाएगा B3 और ये C3। तो ऐसा करने से क्या होगा, दोनों का जो वैल्यू होगा हमेशा सेम होगा, यानी कि क्या होगा, यहाँ से डेल्टा का वैल्यू ये डेल्टा डैश का इक्वल होगा। यही क्वेश्चन कर रहा है प्रॉपर्टी नंबर वन, कि जो इसका जो वैल्यू होगा, इसका जो अगर इसका वैल्यू 10 आ रहा है तो इसका वैल्यू 10 होगा। अब देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड। प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड क्या कहता है, इफ इंटरचेंजिंग इफ एनी, एक मिनट यहाँ से थोड़ा सा ये हो गया, इफ एनी टू रो एंड टू कॉलम, इफ टू रो, या और भी कर सकते हो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इफ टू रो और टू कॉलम if any two row two column are interchange then value of determinant will be same, but sign is opposite, चेंज कर दीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, साइन इज चेंज, ठीक है ना। क्या कह रहा है कि इफ एनी टू रो और टू कॉलम आर इंटरचेंज,
दो रो या दो कॉलम, या रो को इंटरचेंज कीजिए या कॉलम को इंटरचेंज कीजिए। इफ एनी टू रो टू कॉलम आर इंटरचेंज देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी सेम बट साइन इज अपोजिट। वैल्यू सेम रहेगा मगर उसका साइन क्या होगा, अपोजिट हो जाएगा। जैसे कि देखिए एक डिटर्मिनेंट यहाँ पर हम ले लेते हैं, ध्यान दीजिएगा अच्छे से। ये मान लेते हैं कि A1 है, ये आपका V1 है, ये C1 है, ये आपका A2 है और ये आपका V2 है और ये आपका C2 है। यहाँ पर है A3 है और ये आपका V3 है और ये C3 है ना। तो किसी भी रो में देखते हैं, किसी भी दो रो दो कॉलम को इंटरचेंज कर दे। जैसे कि मान लिया जाए कि ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है ना। तो R1 को हम किस में ला देते हैं, R2 में ले आते हैं, R1 को R2 में कर देते हैं, R2 को R1 में कर देते हैं। तो जो नया डिटर्मिनेंट बनेगा देखिए क्या होगा, यहाँ नया डिटर्मिनेंट देख लेते हैं। ये जो फर्स्ट रो है उसको फर्स्ट कॉलम में, जो फर्स्ट रो है उसको सेकेंड कॉलम में, जो फर्स्ट रो है उसको सेकेंड रो में, और जो सेकेंड रो है उसको फर्स्ट रो में डाल देंगे। रो को कर रहे हैं, कॉलम को नहीं। तो ध्यान दीजिए क्या होगा, ये जो सेकेंड रो है उसको फर्स्ट रो में ले आएंगे, यानी क्या हो जाएगा A2 आपका हो जाएगा B2 और ये क्या है C2। यहाँ से क्या हो जाएगा A1, ये क्या होगा B1 और ये C1। यहाँ पर कितना होगा A3, ये आपका कितना होगा B3 और ये आपका है C3। तो यहाँ क्या हुआ है कि R1 को हम R2 में पुट कर दिए हैं और R2 को R1 में कर दिए। देखिए ये R1 जो था कहाँ कर दिए, R2 में, और ये जो R2 था उसको किस में कर दिए, R1 में कर दिए। तो अब यहाँ से क्या होगा देन, तो यहाँ से ये आपका जो वैल्यू होगा ये दोनों आपका सेम होगा, मगर साइन इसमें क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। अगर इसका वैल्यू 10 आता है तो इसका कितना आएगा, -10 आएगा। ऑलरेडी अगर इसका वैल्यू पहले से ही 10 आ रहा है तो इसका -10 आ रहा है तो इसका क्या होगा, 10 होगा। दोनों का साइन अपोजिट हो जाएगा। अब आपको हम कॉलम से भी दिखा देते हैं, किसी में कर सकते हो, या रो से भी कर सकते हो या कॉलम से कर सकते हो। चलिए इधर हम आपको कॉलम से दिखा देते हैं। जैसे यही आपका डिटर्मिनेंट है ना, अब इसी को कॉलम में इंटरचेंज करके दिखा देते हैं। नया डिटर्मिनेंट इधर ले लेते हैं, कॉलम में कर लेते हैं। तो देखिए ये आपका जो फर्स्ट कॉलम है, ये सेकेंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है। तो किसी एक दो को अलग अलग कर लीजिए। जैसे कि फर्स्ट कॉलम को थर्ड कॉलम में पुट कर दीजिए और थर्ड कॉलम को फर्स्ट कॉलम में पुट कर दिए। तो यहाँ पर लिख देते हैं कि C1 टेंस टू कहाँ कर देते हैं, C3, और ये C1 C3 में चला गया, C3 C1 में चला गया। यानी फर्स्ट कॉलम थर्ड कॉलम में चला गया और थर्ड कॉलम फर्स्ट कॉलम में आ गया। यानी आपका जो ये दिया हुआ फर्स्ट कॉलम कहाँ ले आए, थर्ड कॉलम में। तो A1 A2 A3 यानी कितना होगा, A1 यहाँ से हो जाएगा A2 और ये आपका हो जाएगा A3। इसको कुछ नहीं किए हैं तो इसको ऐसा ही लिख दीजिए B1, ये आपका हो जाएगा B2 और ये कितना है B3। इसको यहाँ कर दीजिए, ये आपका हो जाएगा कितना C1, ये हो जाएगा C2 और हो जाएगा C3। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है ना कि ये आपका जो फर्स्ट कॉलम है वो किस में चला गया, थर्ड कॉलम में, और जो थर्ड कॉलम है वो किस में जा गया, फर्स्ट कॉलम में आ गया। तो इस तरह से इंटरचेंज हो गया। तो यहाँ भी ये जो डिटर्मिनेंट है ये क्या होगा, इसके अपोजिट साइन होगा। ऐसे वैल्यू सेम रहेगा मगर साइन क्या होगा, अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रॉपर्टी नंबर 2 हो गया। अब आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 में। प्रॉपर्टी नंबर 3 देखिए क्या कहता है। प्रॉपर्टी नंबर 3 कह रहा है क्या, प्रॉपर्टी नंबर जो 3 है देखिए क्या है, ध्यान दीजिएगा। प्रॉपर्टी नंबर 3 यहाँ लिखने जा रहे हैं। 2 प्रॉपर्टी हो गया। 3 क्या कहता है, इफ वन रो और वन कॉलम will be zero, then
if one row or one column will be 0, then value of determinant जीरो, क्या देगा? 0 देगा। किसी भी डिटर्मिनांट का अगर एक रो एक कॉलम अगर 0 होता है तो उसका वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। जैसे देखिए किसी भी डिटर्मिनांट अगर है, ये मान लेते हैं कि अगर ये 0 है 0 है 0 है ना, यहाँ पर है A1 है B1 है और ये C1 है, यहाँ पर है A2, ये आपका है B2 और ये C2 है ना। तो किसी भी डिटर्मिनांट का अगर एक रो, जैसे ये आपका R1 पूरा कंप्लीट 0 हो जाएगा, और ये 0 नहीं है, एक रो एक कॉलम 0 होगा तो इसका वैल्यू हमेशा क्या होगा? 0 होगा। तो क्या होगा? इसका डिटर्मिनांट का वैल्यू हमेशा 0 होगा। चलिए कॉलम में भी दिखा देते हैं। कॉलम में आइए, अगर मान लिया जाए कि इसमें फर्स्ट कॉलम 0 आ रहा है, फर्स्ट कॉलम हो या सेकेंड कॉलम हो या थर्ड कॉलम, कोई एक कॉलम 0 होना चाहिए, ठीक है। यहाँ मान लेते हैं कि A1 है, B1 है और ये C1 है, यहाँ आपका है A2 है और ये आपका कितना है? B2 है, ये आपका C2 है। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट कॉलम क्या है? फर्स्ट कॉलम आपका 0 है, फर्स्ट कॉलम क्या है? 0 है। देन तो इसका जो वैल्यू होगा यानी आपका हमेशा क्या होगा? 0 होगा। क्लियर? ये प्रॉपर्टी नंबर क्या हो गया? थर्ड। अब आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 में आते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4 में आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टी, इसको देखिएगा, इस पर क्वेश्चन भी होगा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएगा और इस पर बोर्ड में हमेशा आता है, 12th बोर्ड में, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर देखिएगा 4। प्रॉपर्टी क्या है? इफ टू रो और 2 column if 2 row 2 column are identical if 2 row or 2 column are identical, then value of determinant will be 0। किसी भी डिटर्मिनांट का अगर 2 रो 2 कॉलम आइडेंटिकल होगा, 2 रो 2 कॉलम अगर आइडेंटिकल होता है तो उसका वैल्यू हमेशा 0 होगा। आइडेंटिकल का मतलब क्या होगा? इक्वल, सेम, है ना। जैसे देखिए मान लेते हैं कि कोई अगर डिटर्मिनांट है, ये A1 है, ये B1 है और ये C1 है, ये भी A1 हो जाएगा, ये B1 हो जाएगा, C1 हो जाएगा, ये A2 है और ये आपका B2 है, ये आपका C2 है ना। तो इसमें हम देख रहे हैं क्या कि ये आपका क्या है? कॉलम, फर्स्ट कॉलम और सेकेंड कॉलम आइडेंटिकल है। तो यहाँ पर क्या होगा? इसका जो वैल्यू होगा हमेशा आपका क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि इसमें फर्स्ट कॉलम और सेकेंड कॉलम क्या? आइडेंटिकल है। चलिए उसी तरह से यहाँ हम रो में देखते हैं। जैसे कि रो में आते हैं, यहाँ पर है A1, B1 और C1, ये भी A1, B1 और C1, ये आपका है A2 और B2 और ये C2। अब इसमें देखिए कि R1 R2 क्या आइडेंटिकल है ना, ये क्या है? R1 R2 आइडेंटिकल हैं, तो ये भी आपका 0 होगा, इसका वैल्यू 0 होगा, ठीक है। चलिए प्रॉपर्टी नंबर आते हैं 5 में। प्रॉपर्टी नंबर 5,
प्रॉपर्टी नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है, इफ 2 रो और 2 कॉलम आर प्रोपोर्शनल, आर ठीक है ना, आर प्रोपोर्शनल, देन इफ 2 रो और 2 कॉलम आर प्रोपोर्शनल, देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट will be 0, है ना। किसी भी डिटर्मिनेंट का अगर 2 रो 2 कॉलम आइडेंटिकल होता है, यदि प्रोपोर्शनल होता है ना, तो उसका वैल्यू हमेशा 0 होगा। जैसे देखिए प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, हिंदी में क्या बोलते हैं, समानुपाती, है ना। जैसे कि अगर A1 है, ये B1 है और ये C1 है, ये आपका A2 है और ये B2 है और ये C2 है। यहाँ मान लेते हैं KA1, KB1 और KC1। तो यहाँ प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हुआ कि देखिए ये आपका क्या है, फर्स्ट रो है, ये सेकेंड रो है, ये थर्ड रो है ना। तो ये प्रोपोर्शनल क्या होगा, रेशियो इक्वल होना चाहिए। जैसे देखिए A1 बाई KA1, यहाँ पर कितना B1 बाई KB1 और C1 बाई KC1, है ना। तो ये से कट गया और ये से कट गया, ये से कट गया, तो 1 बाई K और 1 बाई K हो गया, है ना। तो इस तरह से अगर आता है तो इसको बोलेंगे प्रोपोर्शनल। तो इसका जो वैल्यू होगा हमेशा क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, आप इसको जिस तरह से हम रो में लिए कॉलम में भी ले सकते हो, है ना। चलिए प्रॉपर्टी नंबर आते हैं 6 में। प्रॉपर्टी नंबर 6 में आते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 6, प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या कहता है कि कोई अगर डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, ये समझना है, कोई डिटर्मिनेंट पहले से ऑलरेडी है ना। जैसे मान लेते हैं कि A1 है, B1 है और ये C1 है, ये मान लेते हैं A2 है और ये B2 है और ये C2 है। ठीक है, ये मान लेते हैं कि A3 है और ये आपका B3 है और ये C3 है। तो इसमें कोई स्केलर क्वांटिटी से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, किसी एक रो एक कॉलम में मल्टीप्लाई होगा। जैसे कि अगर यहाँ लैम्डा से मल्टीप्लाई करते हैं, लैम्डा क्या है, स्केलर क्वांटिटी कांस्टेंट, तो किसी एक रो एक कॉलम में मल्टीप्लाई होगा, किसी एक रो सिंगल, है ना। तो चलिए देखते हैं, किसी एक रो जैसे कि लैम्डा A1, लैम्डा B1, लैम्डा C1, यहाँ पर कितना होगा A2, ये हो जाएगा B2 और ये हो जाएगा C2। यहाँ पर कितना है A3, ये आपका कितना है B3 और ये कितना है C3। तो इस तरह से आपका डिटर्मिनेंट में काम करेगा। जैसे अगर ये आपका कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई किए हैं, तो एक रो एक कॉलम भी ला सकते हो। यहाँ कॉलम में भी दिखा देते हैं, लैम्डा कॉलम में भी दिखा सकते हो, है ना। जैसे देखिए कॉलम इसमें ले आते हैं तो ये हो जाएगा A1, ये हो जाएगा कितना A2 और ये कितना होगा A3, ये आपका कितना है B1, ये कितना है B2 और ये कितना है B3। इसमें हम लोग लैम्डा से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, लैम्डा C1, लैम्डा C2 और लैम्डा C3। तो इस तरह से काम करता है, किसी भी एक कॉलम एक रो में मल्टीप्लाई होगा, है ना। ये आपका प्रॉपर्टी नंबर हो गया 6। अब देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 7। प्रॉपर्टी नंबर 7 में देखते हैं।
तो इसको अच्छा से साफ कर देंगे तो राइटिंग अच्छा होगा। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 7 में देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या कहता है कि अगर कोई डिटर्मिनांट इस तरह से है, दिया हुआ है पहले से, है ना, ये मान लेते हैं कि A1 है, B1 है और ये C1 है, ये मान लेते हैं A2 है और ये B2 है और ये C2 है ना, ये मान लेते हैं कि A3 है और ये आपका कितना है, B3 है और ये आपका C3 है। तो इसमें हम कुछ अप्लाई करते हैं जो कि आपको काम देगा। वो हम बताए थे एक चैप्टर जो छोड़े थे, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। इसका सारा ये सब प्रॉपर्टी जो बताएंगे उसमें यूज होगा, तो इसको पढ़ के वहाँ पर आएंगे, ठीक है। अप्लाई यहाँ पर करते हैं, ध्यान दीजिए। इसी में बहुत लोगों को स्टूडेंट को दिक्कत होता है। R1 टेंस टू R1 प्लस R2 कर दीजिए, सबसे ईजी। अब क्वेश्चन बनाएंगे ना उस वक्त ज़रूरत पड़ेगा, अभी बताए थे कि तरीका ऐसा आप कर सकते हैं। तो R1 टेंस टू R1 प्लस R2, तो नया जो डिटर्मिनेंट क्या मूव कर रहा है देखिए, यानी ये आपका R1 है और ये R2 है, तो क्या करा R1 प्लस R2, यानी क्या होगा A1 प्लस आपका दिया हुआ A2, है ना, ये है आपका B1 प्लस B2। अब यहाँ देखते हैं C1 प्लस C2, इस तरह से। तो R1 में क्या किए, R1 प्लस R2 को ऐड कर दिए हैं। अब ये R2 और R3 क्या है, कॉमन रह जाएगा, जैसा उसी तरह से, है ना। तो क्या होगा A2 और ये आपका दिया हुआ है B2 और ये आपका है C2। यहाँ से क्या हो गया A3, ये आपका कितना है V3 और ये C3। कॉलम में भी कर सकते हैं, कॉलम में भी आ सकते हो ऐसे, जैसे यहाँ पर अप्लाई कर दिए C1 टेंस टू C1 प्लस C3 भी कर सकते हैं, है ना, C1 प्लस C3, यानी कि कॉलम फर्स्ट में क्या किए, फर्स्ट कॉलम प्लस थर्ड कॉलम को ऐड कर दिए हैं। तो नया जो यहाँ डिटर्मिनेंट हम देखते हैं क्या मूव कर रहा है, फर्स्ट कॉलम प्लस थर्ड कॉलम। फर्स्ट कॉलम में क्या किए, फर्स्ट प्लस सेकेंड को ऐड कर दिए, ध्यान दीजिएगा। यानी आपका A1 प्लस है यानी C1, ये क्या हो जाएगा A2 प्लस है आपका C2 और ये आपका कितना है A3 प्लस है आपका C3। ध्यान दीजिए, यानी क्या किए हैं, फर्स्ट कॉलम में ऐड कर दिए फर्स्ट कॉलम यानी C1 टेंस टू C1 प्लस C3। तो C1 क्या है, ये है, C1 में C3 को ऐड कर दिए हैं, बाकी सारा कॉमन रहेगा। ये आपका हो जाएगा B1, ये आपका कितना है B2 और ये कितना है B3 और ये कितना है C1, ये कितना है C2 और ये आपका है C3। तो इस तरह से आपका डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी नंबर 7 है। अब देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 8। प्रॉपर्टी नंबर 8 क्या कहता है देखिए, प्रॉपर्टी नंबर 8, ये सब आपका लॉजिक है, समझने का चीज़ है। ये आपका कितना है A1, B1 और C1, ये आपका हो जाएगा A2, B2 और C2। यहाँ पर है आपका A3, B3 और C3। अब यहाँ अप्लाई कर लेते हैं, यहाँ अप्लाई करते हैं C1 टेंस टू C1 प्लस KC2। ध्यान दीजिए, हल्का सा चेंज किए हैं, C1 प्लस K इंटू C2। तो यहाँ जो नया डिटर्मिनेंट बन रहा है वो क्या होगा, नया डिटर्मिनेंट क्या होगा, है ना। तो C1 आपका ये है, इसमें कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, K से और ऐड कर लेंगे। तो C1 ध्यान दीजिएगा, C1 आपका कितना है, ये इसमें K से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका कॉलम या आपका क्या सेकेंड है ना, इसमें तो कितना होगा A1 प्लस क्या होगा ये KB1, फिर क्या होगा ये A2 प्लस KB2, यहाँ पर कितना होगा A3 प्लस KB3। अब ये आपका कितना होगा B1, B2 और ये आपका है B3, ये आपका कितना है C1, C2 और आपका है C3। तो इस तरह से प्रॉपर्टी नंबर 8 काम किया। अब देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 9।
प्रॉपर्टी नंबर 9 देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 9 क्या है? सो देखिए, जैसे कोई डिटर्मिनांट अगर दिया हुआ इस तरह से A1 B1 C1, A2 B2 और ये आपका C2, यहाँ पर है A3 B3 और C3, है ना। तो इसमें देखते हैं क्या, अप्लाई प्रॉपर्टी R1 टेंड्स टू R1 माइनस R2, इस तरह से कर दी। तो नया यहाँ जो डिटर्मिनांट बनेगा ज़रूरत के अनुसार, जैसा क्वेश्चन में अगर ज़रूरत पड़ेगा उस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। R1 टेंड्स टू यानी R1 माइनस R2, R1 माइनस R2 कितना होगा? A1 माइनस A2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? B1 माइनस B2 हो जाएगा। और ये कितना दिया हुआ है? C1 माइनस C2 हो जाएगा। बाकी सब जिस तरह से है उस तरह से लिख देंगे, है ना। ये आपका है A2, ये आपका है B2 और ये कितना है? C2। यहाँ पर कितना है? A3, ये आपका कितना है? B3 और ये कितना है? C3। ठीक है, अब देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 10, इसी में डाल देते हैं। ध्यान दीजिएगा, मेन समझना है सब। A1 B1 C1, A2 B2 और ये आपका है C2, A3 B3 और C3, है ना। तो इसको अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई R1 टेंड्स टू R1 प्लस R2 माइनस R3, ठीक है। माइनस क्या है? R3। तो क्या होगा नया डिटर्मिनेंट? ध्यान दीजिएगा, R1 प्लस R2 माइनस R3, यानी क्या होगा यहाँ पर? A1 प्लस A2 माइनस A3, ठीक है। इसमें क्या होगा? B1 प्लस B2 माइनस B3। इसमें क्या होगा? यहाँ पर लिख देते हैं C1 प्लस C2 और माइनस C3, ठीक है ना। बाकी सब जैसा उसी तरह से लिख देंगे। A2 यहाँ पर हो जाएगा B2, यहाँ पर हो जाएगा कितना? C2। यहाँ आपका हो गया A3, ये आपका है B3 और ये आपका है C3। ये आपका इस तरह से डिटर्मिनेंट बन गया। ध्यान दीजिएगा, यहाँ जगह नहीं था तो क्या लिख दिए? R1 प्लस R2 यानी C1 प्लस C2 और माइनस कितना है? C3 है। ये आपका हो गया प्रॉपर्टी नंबर 10, ठीक है। तो इसी तरह से वीडियो आप देखते रहिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छे लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर भी कीजिए। जय हिंद, जय भारत।